गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल में वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी पर। और मैं हूँ नंदिनी सिंह और मैं बात करूंगी आज 19th ऑफ मार्च के करंट अफेयर के बारे में। और सबसे पहले हमारा जो डेली का थॉट है उसके बारे में बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा सुबह का सुविचार है, मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? दूसरों के साथ सकारात्मक तरीके से विचारों का आदान प्रदान करना। यानी कि अगर आप अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बातों को एक दूसरे के साथ साझा करिए, शेयर करिए और पॉजिटिव तरीके से ही जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि जो पॉजिटिविटी है आपके अंदर की, वो दूसरों को भी आपकी तरफ आकर्षित करेगी और आपके साथ चलने के लिए प्रेरित करेगी। तो इसी विचारधारा के साथ में हम स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वैश्विक रिसाइकलिंग डे के बारे में, जो हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार भी 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे सेलिब्रेट किया गया था। और आपको बता दें कि इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? क्रिएटिव इनोवेशन। ठीक है ना। और देखिए, जो रिसाइकलिंग की प्रक्रिया है वो 3 तरीके से कंप्लीट होती है: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो इन तीनों प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके ही जो रिसाइकलिंग की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। और साथ में आपको बता दें कि जो रिसाइकलिंग का उद्देश्य है वो ये है कि जो भी कचरा निकलता है उसको हम किस तरीके से दोबारा से रीयूज कर सकें, उसको रिड्यूस कैसे कर सकें और साथ में ही उसको हम दोबारा से उसका इस्तेमाल कैसे कर सकें, यानी रिसाइकिल हम उसको किस प्रकार से कर सकें। अब हम बात कर रहे हैं, प्रसिद्ध तमिल लेखिका हैं जिनका नाम है शिवा शंकरी। उनको सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है। यानी 2022 के लिए उनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में जरूर आने की इसकी संभावना है। अच्छा, किस लिए दिया गया है? तो इन्होंने 2019 में आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम है सूर्यवंशम। तो इस आत्मकथा के ऊपर ही के बिरला फाउंडेशन की तरफ से सरस्वती सम्मान दिया गया है। अच्छा देखिए, के बिरला फाउंडेशन है वो 3 पुरस्कार प्रदान करता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, जैसा कि सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले ही चर्चा करी थी, और एक है बिहारी पुरस्कार। ये जो सरस्वती सम्मान है ये 32 नंबर का संस्करण है। यानी इसके पहले 31 पुरस्कार दिए जा चुके हैं सरस्वती सम्मान के रूप में, और अब ये 32 नंबर का सरस्वती सम्मान है जो दिया जा रहा है तमिल लेखिका शिवा शंकरी जी को। और इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक प्लेक दिया जाता है और एक स्मारक दिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं टाइम के बारे में, टाइम मैगजीन के बारे में, जिसने क्या करा है कि उसने 2023 में दुनिया के जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित स्थान है उसकी लिस्ट जारी करी है। और इसमें कुल 50 स्थान है और उसमें से भारत के भी 2 स्थान है। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो भारत का लद्दाख 31वें नंबर पर है, और उड़ीसा का जो मयूरभंज एरिया है, जिला है, वो कितने नंबर पर है? तो वो 32 नंबर पर है। इस सूची में सबसे ऊपर किसको रखा गया है? तो इस सूची में सबसे ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका का टम्पा है। ओके, मयूरभंज जिला उड़ीसा राज्य का है। ठीक है, और यहाँ पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मिलता है आपको। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में ही काले बाघ मिलते हैं। काले बाघ जो है दुर्लभ प्रजाति से संबंधित है। और साथ में आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में यहाँ पर मयूरभंज में छऊ नृत्य उत्सव होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और साथ में ही इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। तो मयूरभंज से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल सकता है, छऊ नृत्य उत्सव देखने को मिल सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि काले बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं। अगर हम लद्दाख के बारे में बात करें तो धार्मिक दृष्टि से बौद्धिक संस्कृति वाला, बौद्ध धर्म से संबंधित जो कल्चर है उससे रिलेट करता है लद्दाख। और भारत का पहला हाई डार्क स्काई रिजर्व भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं ईरानी कप 2022-23 के बारे में, जिसको जीत गया है कौन? रेस्ट ऑफ इंडिया ने। किसे हराया है? तो मध्य प्रदेश को 238 रनों से हराकर 30वां शीर्षक जीता गया है रेस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ईरानी कप का। अच्छा, ये कहाँ खेला गया था? तो ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। और साथ में आपको ये बता दें कि ये इसकी स्टार्टिंग 1959 में जो
प्रसिद्ध क्रिकेटर प्रशंसक थे जिनका नाम है श्रद्धेय श्री GR ईरानी, उनके नाम पर रखा गया है। और साथ ही आपको बताते हैं कि ये जो गेम है रणजी ट्रॉफी विजेता टीम और इंडिया की अन्य खिलाड़ियों के बीच में खेला जाता है। 5 दिन तक ये मैच चलता है और इस बार का ये जो 30वां शीर्षक था और इसको जीत गया है कौन? रेस्ट ऑफ इंडिया ने। अब हम बात कर रहे हैं भारत में महिला और पुरुष 2022 का विमोचन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा किया गया। अब ये समझ लेते हैं क्या है। देखिए 1995 से ही सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है जिसमें महिला और पुरुषों के बीच में जो लिंगानुपात है उस पर बात करी जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों का क्या अनुपात है इसका डेटा दिया जाता है। ठीक है, यानी हर चाहे वो भौगोलिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग भी दिया जाता है, स्टेट वाइज भी दिया जाता है, साथ में जो काम का फील्ड है, विभिन्न प्रकार के विभाग हैं जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सब क्षेत्रों में महिलाओं की जो भूमिका है और पुरुषों की जो भूमिका है और संख्या है उनका एक डेटा तैयार किया जाता है। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बार भी नई दिल्ली में राव इंद्रजीत सिंह जो राज्य मंत्री हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की तरफ से, उन्होंने महिलाएं और पुरुष भारत में 2022 का 24th नंबर का संस्करण लॉन्च किया है जिससे हमें 2022 में महिला और पुरुषों की जो वास्तविक स्थिति है लिंग भेद के अकॉर्डिंग या लिंग संबंधी जो भी स्थिति है वो पता चल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं, पत्रकार हैं, लेखिका है जिनका नाम है बिष्ट रावत, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई है। क्या नाम की बुक है वो देख लेते हैं। तो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक लिखी गई है रचना बिष्ट के द्वारा। ठीक है, और ये जो बुक है वो हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे यानी जो हमारे CDS थे, कौन थे पहले हमारे CDS? वो थे जनरल बिपिन रावत जी। उनके व्यक्तित्व पर, उनके जीवन पर और उनके जो भी सिद्धांत थे उनके उनके ऊपर लिखी गई है और उनकी उपलब्धियों को भी बताया गया है। श्रद्धांजलि के तौर पर ये बुक लिखी गई है किसके द्वारा? बिष्ट रावत के द्वारा, और प्रकाशित की गई है पेंगुइन वीर के द्वारा। अब हम बुक के बारे में बात कर रहे हैं। एक बुक है जिसका नाम है गंगा में सांप, ब्रेकिंग इंडिया 2.0। ये बुक लिखी गई है श्री राजीव मल्होत्रा और श्रीमती विजया विश्वनाथन के द्वारा। स्पेशली ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जो भी खतरे हैं उसके लिए चेतावनी प्रस्तुत करती है। ये बुक राजीव मल्होत्रा ने 2014 में बुक लिखी थी। इनकी पहली पुस्तक का नाम क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ पावर, और दूसरी बुक है इनकी ब्रेकिंग इंडिया 1.0 जो 2014 में प्रकाशित हुई थी। और अब इन्होंने श्रीमती विजया विश्वनाथन के साथ मिलकर नई बुक लिखी है जिसका नाम है गंगा में सांप, ब्रेकिंग इंडिया 2.0 या स्नेक्स इन द गंगा। अब हम बात कर रहे हैं वित्त वर्ष 20 और 24 के बारे में। OECD ने आंकड़े दिए हैं और बोला है कि भारत की जो वृद्धि दर है वो कितनी रहेगी? तो 5.9% रहेगी। OECD का मतलब क्या है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसने रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट का नाम है फ्रेजाइल रिकवरी। इस बुक में इस शीर्षक में जो रिपोर्ट दी गई है, इस शीर्षक के अंतर्गत जो रिपोर्ट दी गई है उसमें ये बोला गया है कि 2024 में जो भारत की वार्षिक वृद्धि दर है वो 5.9% तक रहने का अनुमान लगाया गया है। और साथ में आपको ये बता दें कि जो भारत की वार्षिक वृद्धि दर है उसके बारे में बार बार अनुमान लगाया जा रहा है और कुछ हफ्ते से हम लगातार इसके बारे में पढ़ भी रहे हैं। जैसे SBI ने कहा कि 6.8 के लिए, गोल्डन मैन ने कहा कि 7, और सिटी ग्रुप ने कहा 6.7, मूडीज ने 7.7, फिज ने 7 और इंडिया रेटिंग के अकॉर्डिंग 6.9। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, कल ही पढ़ा था मैंने, हमने पढ़ा था कि क्रिसिल ने हमें बताया है कि भारत का जो वार्षिक वृद्धि दर है वो कितना रहेगा? तो 6% रहने का अनुमान लगाया गया है। और साथ में ये भी बताया गया है रिपोर्ट में OECD की कि जो GDP है वो 2023 में 6.9 रहेगी और 2024 में 7% तक जा सकती है। अब हम बात कर रहे हैं भारत में साक्षरता दर, और आपको बता दें कि ये जो वार्षिक रिपोर्ट है ये आई है भारत की और इसमें भारत की साक्षरता दर के बारे में बताया गया है और इसमें से कई सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो इसके लिए
ये जो स्लाइड है, ये जो टॉपिक है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये डेटा रिलीज किया गया है और इसमें बोला गया है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। याद रखिएगा, बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट है और बोला गया है कि 61.8 है वो। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, 65.3% है यहाँ पर, और राजस्थान तीसरे नंबर पर आता है 66.1% के साथ में। यानी सबसे कम लिटरेसी रेट वाले 3 राज्य हमारे सामने हैं। सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार में है, सेकंड अरुणाचल प्रदेश में है, और जो थर्ड है वो राजस्थान में है। और इवन मैं बता दूं, एग्जाम में परसेंटेज तक पूछे जाते हैं कि कितने परसेंट है। ठीक है। और सबसे ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो कहाँ पर है भारत में, तो वो केरला में है। एज यूजुअल केरला हमेशा से ही आगे रहा है, तो केरला में है 94% के साथ में। इसके बाद लक्षद्वीप आता है जहाँ पर 91.8% है, और फिर मिजोरम आ रहा है जिसकी साक्षरता दर 91.33% है। तो ये भी हमें याद रखना है। साथ में ग्रामीण भारत में जो साक्षरता दर है वो 67.77% है, और जबकि शहरों में, ये सिटीज में कितनी है, तो 84.11% है। ये भी हमें याद रखना है। अच्छा देखिए, भारत सरकार की तरफ से एक मिशन चला था जिसका नाम था साक्षर भारत। तो इस मिशन की जो स्टार्टिंग है वो कर दी गई थी, और उसके बाद में देखा गया कि भारत में जो महिलाओं की साक्षरता दर है उसमें भी सुधार आया था, और उसके बाद जो साथ साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें भी सुधार आया था। और जब ये साक्षर भारत अभियान चलाया गया तो भारत के 26 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश के 404 जिलों में इसको चलाया गया था। अब हम बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के बारे में, जिनके खिलाफ यूक्रेन युद्ध अपराधों को लेकर आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आईसीसी के बारे में भी पढ़ेंगे, पहले जान लेते हैं कि क्यों किया गया है और कैसे किया गया है। तो देखो, आईसीसी मतलब अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, आईसीसी का फुल फॉर्म है। ओके। तो इसने कहा है कि यूक्रेन पर जो रसिया ने आक्रमण किया है और साथ साथ में ही बच्चों को गैर कानूनी रूप से उनको निर्वासित कर दिया गया है, ठीक है ना, रसिया के द्वारा। तो इसलिए ही आईसीसी ने एक गिरफ्तारी वारंट जारी करा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। और आपको साथ में आपको ये भी बता दें कि ये जो युद्ध की स्टार्टिंग है वो कब की गई थी, तो फरवरी 2022 में करी गई थी रसिया के द्वारा यूक्रेन पर। ठीक है ना। और यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है उसने ये भी बोला है कि बाल अधिकारों की जो आयुक्त है रसिया की, जिनका नाम है मारिया अलेक्सीएवना लुआवा बेलोवा, उनके खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है, क्योंकि बोला गया है कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी काम नहीं किया बच्चों को बचाने के लिए, उनके निर्वासन को रोकने के लिए। अब हम यहाँ पर आईसीसी और आईसीजे के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आईसीसी मैंने बता दिया आपको कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक न्यायालय है आईसीसी, और आईसीजे क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है आपको। तो आईसीसी एक स्वतंत्र संगठन है, संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत ये बात क्लिक करती है कि संयुक्त राष्ट्र जो संस्था है उसका एक अंग होगा, लेकिन नहीं, एक स्वतंत्र संगठन है आईसीसी। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या करता है, वो संयुक्त राष्ट्र का अभिन्न अंग है, और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से संबंधित स्थितियों को जो है आईसीसी को संदर्भित कर सकता है, अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ऐसा चाहे तो। अच्छा, अब देखिए आईसीजे मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 193 सदस्य हैं और आईसीसी में 105 सदस्य हैं। साथ में आपको ये भी बता दें कि आईसीसी का जो सदस्य है वो न यूएसए है और न ही भारत है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मेगा मर्जर के बारे में। क्या मर्ज हो रहा है वो देख रहे हैं यहाँ पर हम। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने मंजूरी दे दी है 17 मार्च को, और बोला है कि जो एचडीएफसी लिमिटेड है और एचडीएफसी बैंक है उनका विलय हो जाएगा। और अभी तक कॉर्पोरेट इंडिया के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा विलय माना जा रहा है, सबसे बड़ा मर्जर इसको माना जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि इसके लिए प्रतिस्पर्धा आयोग और स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा भी मंजूरी मिल गई है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड को। एचडीएफसी के बारे में बात करें तो एचडीएफसी बैंक जो है मर्ज के बाद जो आईसीसीआई बैंक है उसकी तुलना में दोगुना
होगा, यानी आईसीआईसीआई जो आईसीआईसीआई बैंक है उससे भी बड़ा बैंक बन जाएगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के बारे में हम यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो कोई भी बैंक अगर न्यूज में है तो उससे रिलेटेड हमें जो स्टैटिकल जानकारी है वो भी होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसके संस्थापक कौन है एचडीएफसी लिमिटेड के? तो एचडीएफसी लिमिटेड के संस्थापक हैं हसमुख पारेख। स्थापना इनकी इसकी जो है 1977 में करी गई थी, मुख्यालय मुंबई में है। और एचडीएफसी लिमिटेड या हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत का अग्रणी वित्तीय संस्थाओं में से एक है। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। साथ में इसकी जब स्थापना करी गई थी तो ये बात बोला गया था कि ये घरों की खरीद और निर्माण के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराएगा। बाद में इसने अन्य सेवाएं स्टार्ट कर दी थी, जैसे म्यूचुअल फंड, बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ में कई सारे उत्पाद और सेवाओं को भी इसने प्रदान करा है, सेवाएं इसने प्रदान करी है, ठीक है। और इसकी जो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है बैंक। और साथ में आपको बता दें कि इसकी जो ब्रांचेस हैं हमें दुबई, लंदन और सिंगापुर में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच यानी रीच आउट योजना के बारे में, जो चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की मदद से। और स्पेशली पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न देशों से टाई अप करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया गया है। किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ से अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच, जिसका नाम रखा गया है रीच आउट। ओके, इसमें जो योजनाएं शामिल हैं वो देख लेते हैं। तो पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में अनुसंधान और विकास करना, ऑपरेशनल ओशनोग्राफी के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोलना, और साथ में ही पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में कुशल जनशक्ति के विकास के लिए कार्यक्रम करना, यानी कि ऐसे व्यक्तियों की स्किल डेवलपमेंट करना, ऐसे छात्राओं या छात्रों का स्किल डेवलपमेंट करना जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रतिस्पर्धी योजना के बारे में, जो लॉन्च किया गया है एमएसएमई के क्षेत्र में। क्यों लॉन्च किया गया है देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमारे लघु, छोटे और मध्यम उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए इस एमएसएमई प्रतिस्पर्धा लीन कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। और साथ में आपको बता दें कि अब इस फील्ड में सरकार 80% की सब्सिडी दर की मदद करती थी। अब सरकार ने कहा है कि 90% की जो सब्सिडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, जिससे जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, एमएसएमई से जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनको जो भी उनके खर्चे हैं वो पूरे कर सके। और साथ साथ में ही योजना का जो उद्देश्य बताया गया है, ये बोला गया है कि ऊर्जा का उपयोग हो सके, इन्वेंटरी प्रबंधन हो सके और स्थान प्रबंधन को कम करना इस स्कीम का मेन उद्देश्य है। अब हम बात कर रहे हैं इरेडा के बारे में, ठीक है ना। इरेडा मतलब क्या है देख लो। तो देखो, जो हमारा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है उसको हम इरेडा यानी IREDA इरेडा कहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18 मार्च को इसको स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। अब क्या होगा, देखो ये क्या चीज है। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का मतलब ये है कि इसके लिए इक्विटी शेयर जारी करने के लिए और धन जुटाने के लिए सरकार ने जो है मंजूरी दे दी है। और साथ में आपको बता दें कि जो ये कंपनी है, ये स्पेशली सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग की तरफ से इसको लिस्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा निवेश के क्षेत्र में। अब हम बात कर रहे हैं इरेडा के बारे में। तो इरेडा की जो स्थापना है वो 1987 में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में इसको शामिल किया गया था। और साथ में ही ये मिनी रत्न कंपनी है और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करती है, ठीक है। और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4 के तहत इसको सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया था। और इसके अध्यक्ष और एमडी कौन है? तो प्रदीप कुमार दास जी हैं। देखिए, कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी, बैंक अगर न्यूज में है तो उसके एमडी और सीईओ का नाम या अध्यक्ष का नाम हमें जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो इसलिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो प्रदीप कुमार दास जी हैं। अब हम बात कर रहे हैं झारखंड के बारे में, जहां पर झारखंड सरकार ने 17 मार्च को झरनी योजना एक पोर्टल जारी करा है, और स्पेशली किस लिए करा है वो बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि झरनी योजना जो पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा 17 मार्च को लॉन्च किया गया है, जिसके पीछे का रीजन ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 70% स्थानीय कोटा सुनिश्चित करा जाए। यानी जो 70% सीट्स हैं उसमें झारखंड के लोगों को ही भर्ती कराई जाए प्राइवेट सेक्टर में, ऐसी बात कही गई है झरनी योजना पोर्टल के माध्यम से झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें यह भी बोला गया है कि जो स्थानीय उम्मीदवार हैं उनको झारखंड राज्य रोजगार अधिनियम 2021 के तहत ही उनकी नियुक्ति करी जाएगी, और साथ में ही उनको सबसे पहले प्रमुखता प्रदान करी जाएगी जो व्यक्ति झारखंड से रिलेट करते हैं। अब इस योजना के बारे में अगर हम बात करें तो स्थानीय स्तर पर राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ये जो अधिनियम है इसको पारित किया गया था। 2021 का अधिनियम जो पारित किया गया था, और 2022 में अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित नियमों को अधिसूचित किया गया था। यानी जो अधिनियम पारित किया गया है वो 2021 में पारित किया गया है, और 2022 में इसके ऊपर जो नियम कानून बनाए गए हैं उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया गया है। इस अधिनियम में ये बात कही गई है कि 40,000 रुपए तक के वेतन वाले जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें 75% की जो नौकरियां हैं उसमें राज्य में स्थानीय लोगों के लिए ही आरक्षित होंगी। यानी जो राज्य के स्थानीय लोग हैं उन्हीं को दी जाएगी उस कंपनी में 75% की जो नौकरियां हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में 19 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इस अवसर पर एक डाक टिकट और साथ में ही मुद्रा सिक्के का भी अनावरण किया गया है उनके द्वारा। ये जो पूरा प्रोग्राम है इसमें 6 देशों के कृषि मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, पोषण विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, स्टार्टअप नेता और 100 से अधिक देशों के अन्य हितधारक भी भाग ले रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी मैं बता दूं कि 2 दिन तक ये प्रोग्राम चला है, और इसमें जो है स्पेशली जो बात करी गई है वो बाजरा के क्षेत्र में बाजरा की जो महत्वता है उसको बताने के लिए, जो ग्लोबल जो मोटे अनाज है उनके बारे में बताने के लिए, उनकी आवश्यकता के बारे में, स्वास्थ्य और पोषण से रिलेटेड, बाजार से रिलेटेड, अनुसंधान से रिलेटेड टॉपिक पर बात करी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसके बारे में हमने बहुत पहले भी पढ़ा था, और हम बार बार जो भी बाजरा से रिलेटेड समिट्स हो रही हैं तो उसमें हम बार बार इस चीज को रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जो ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस हुआ है उसका नाम किस नाम से हुआ है? तो श्री अन्न के नाम से हुआ है, और विश्व स्तर पर मिलेट्स को अपनाने व बढ़ावा देने की एक पहल, एक इनिशिएटिव के रूप में इस कॉन्फ्रेंस को किया गया है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं हमारे जो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके बारे में, जिसने बताया है कि मार्च में फ्लू वायरस H3N2 के जो उपप्रकार है उसकी वजह से हरियाणा और कर्नाटक में एक एक मौत हुई है। और साथ में ये भी बताया गया कि जनवरी में इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से जो फ्लू हो रहा है, जो एक संक्रामक बीमारी थी, उसकी वजह से भारत में 9 लोगों की मृत्यु हुई है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, डिटेलिंग में थोड़ा समझते हैं कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस है क्या। इन्फ्लुएंजा वायरस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, A, B, C और D में। ठीक है, तो जो इन्फ्लुएंजा ए है उसी का एक उपप्रकार है H3N2। H3N2 के माध्यम से आपको बता दूं कि 1968 में ये एक ऐसी महामारी के रूप में उभरा था जिसकी वजह से दुनिया में 10 लाख मौतें हुई थी। 10 लाख लोगों की मौतें हुई थी, और अकेले अमेरिका में 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। अगर हम इन्फ्लुएंजा ए के बारे में बात करते हैं तो स्पेशली ये एक RNA वायरस है, और RNA में जो प्रोटीन होता है उसके ऊपर सबसे पहले ये प्रभाव डालता है। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा डी वायरस मवेशियों और सुअरों में पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं पेन्यार नदी विवाद के बारे में। ठीक है, और देखिए ये काफी ज्यादा सुर्खियों में है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सारे मैं लेकर आई हूँ और समझाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तमिलनाडु ने 2018 में
कर्नाटक सरकार के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था। मुकदमा इस चीज पर था कि नदी पर चेक डैम और डाइवर्जन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है कर्नाटक के द्वारा, और इसके खिलाफ मुकदमा दायर करा था तमिलनाडु ने 2018 में। इसके बाद 30 नवंबर 2019 को तमिलनाडु ने औपचारिक रूप से केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि वो पानी पर जो भी विवाद हो रहा है उसको निपटाने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन करे। ठीक है, और इसी बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में आदेश जारी करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया था कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो भी जल विवाद है उसको निपटाइए, और उसको निपटाने के लिए, हल करने के लिए 3 महीने के भीतर पेन्योर नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कीजिए। इसका निर्देश जारी करा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उसकी जो समय सीमा है अब क्या हो गई है, समाप्त हो गई है ना। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं संविधान का जो आर्टिकल 131 है यानी 131 है, उसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में, भारत सरकार और किसी राज्य के बीच में, या फिर राज्यों के बीच में, और साथ में दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई नदी जल विवाद होता है तो उसका निर्णय ले सकता है आर्टिकल 131 के अनुसार। अच्छा, अब हम पेन्योर नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, जो कर्नाटक का जो चिक्काबल्लापुरा जिला है वहां के नंदी पहाड़ियों से निकलती है, और ये 3 स्टेट को कवर करती है, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 497 किलोमीटर है, और ये इन तीनों राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तमिलनाडु में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कावेरी नदी है, और कावेरी नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी और लंबी नदी कौन सी है, तो ये पेन्नोर नदी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसका जो तट है, पेन्योर नदी का जो तट है, उस पे कई इंपॉर्टेंट शहर हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं, तो बेंगलोर, होसूर, तिरुवन्नामलाई और कुड्डालोर दक्षिण। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपने मेरे साथ इस सेशन को एंजॉय करा होगा। नॉलेजफुल होता है, आप नॉलेज लेना चाहते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टॉपिक एक, क्वेश्चन कई सारे होते हैं और आंसर भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ में ही अगर आपको सेशन पसंद आया हो और आपको लगता है कि यूजफुल है, हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों तक, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उन तक जरूर इस मेरे चैनल का लिंक पहुंचाइए। आपने बहुत सारा साथ भी दिया है, बहुत सारा प्यार भी दिया है, इन दोनों के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं कल फिर से मिलूंगी अपनी क्लास में डेली करंट अफेयर की। मैं नंदिनी सिंह। साथ में आपको ये भी बता दूं कि जो टेलीग्राम का हमारा लिंक है वहां पर आपको ये जो भी मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, वो पीडीएफ के फॉर्म में उपलब्ध है, तो वहां पर जाकर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आपको रीड करना है मटेरियल तो वो भी अच्छे से रीड कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।